पढ़ा था स्वर संधि व व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखें। ठीक है, अब बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा जो वर्ण होते हैं घोष और अघोष वर्ण उनके बारे में बताना चाहूंगी। घोष वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करने से हमारी जो कंठ होती है उसमें कंपन महसूस होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ग घ ड़, उसी प्रकार से ज झ य, ये सभी में क्या होते हैं, हमारे जो कंठ होते हैं उसमें कंपन महसूस होते हैं। तो ये सभी किसमें आते हैं, घोष जो है वर्ण में आते हैं। उसी प्रकार से होता है अघोष वर्ण, जिसका उच्चारण हम जब करते हैं तो श्वास के माध्यम से ही कर दिए जाते हैं हमारे होठों के द्वारा। ठीक है, तो जैसे क ख, ठीक है, च छ, ये सभी क्या हो रहे हैं, केवल हमारे श्वास के माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं अघोष वर्ण। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, अघोष जो वर्ण है, अघोष जो वर्ण है उसकी संख्या है 13। ठीक है, उसी प्रकार से जो सघोष या हम कहते हैं इसे घोष वर्ण, तो इनकी संख्या है टोटल 31। ठीक है, सभी जो स्वर है अ से लेकर के ओ तक के स्वर भी किस में आते हैं, जो है घोष वर्णों में आते हैं। इसके साथ ही साथ में जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व और ह, ये सभी किस में आते हैं, घोष जो है वर्णों में आते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि हमें जो क का वर्ग, छ का वर्ग, ट का वर्ग, इन सभी को अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, तो आप क्या करें, हम सभी का क्या लिखेंगे, क का वर्ग लिखेंगे, च का वर्ग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ट का वर्ग। इस प्रकार से हमें सभी वर्गों को लिखना है। ठीक है, सभी वर्गों के हमने लिखा और उसके बाद हमने नाम सबको क्या कर दिया, एक रैंक दे दिया, एक नंबरिंग कर दिया सभी का। जैसे क को हमने दे दिया पहला, फिर हमने दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस प्रकार से हमने सभी को क्या दे दिया, एक जो है सभी को नंबर दे दिए। ठीक, इस प्रकार से हमको सभी को क्या करना है, आपस में जमाने हैं। ठीक, और इसके साथ ही साथ में जो हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे, ठीक, ऊष्म जो हमारे व्यंजन होंगे वो सभी किसमें आएंगे, वो आएंगे अघोष जो है वर्ण उसमें आएंगे। ठीक है, जो हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे, और हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होंगे वो आएंगे हमारे जो है घोष जो वर्ण है उसमें। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया कि घोष और अघोष क्या होता है, और आपको हमेशा याद रखना है कि घोष वर्ण को क्या होते हैं और अघोष वर्ण क्या होते हैं। इसके साथ साथ में आपसे आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि ऊष्म व्यंजन किसमें सम्मिलित किए जाते हैं, मतलब कौन से जो है घोष में या फिर अघोष जो है वर्णों में शामिल किए जाते हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं सीधा विसर्ग संधि पर। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग, चूंकि हिंदी जो हमारी ग्रामर है, व्याकरण है, उसमें विसर्ग का प्रयोग हम बहुत कम जगहों पे करते हैं। मतलब हम अपने शब्दों में जो विसर्ग का प्रयोग बहुत कम करते हैं। ये जो हमारा विसर्ग है वो जो है संस्कृत का व्याकरण है। ठीक है, और संस्कृत के शब्दों में अधिकतर हमको जो है विसर्ग का प्रयोग नजर आता है। ठीक, तो विसर्ग को आप जैसे जानते ही होंगे, विसर्ग को हम इन दो बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। उसी प्रकार से इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि स्वर या व्यंजन आने के बाद, ठीक है, स्वर या व्यंजन आने के बाद जो है विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, ठीक, स्वर या व्यंजन आने के बाद विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। मतलब इसमें जो परिवर्तन होगा वही कहलाएगा विसर्ग संधि। ठीक, तो आगे हम देखते हैं विसर्ग संधि का पहला नियम। पहला नियम क्या कह रहे हैं, विसर्ग के साथ कहीं, ठीक है, विसर्ग के साथ कहीं च, छ या श आता है। ठीक है, विसर्ग के साथ कहीं च, छ या श आता है तो परिवर्तन किसमें होगा, स के रूप में होगा। ठीक है, उस प्रकार से ट, ठ या श आता है तो परिवर्तन किसमें होगा, श षटकोण के रूप में होगा। उसी प्रकार से त, थ या श आए तो जो परिवर्तन होगा वह होगा स सरोतर के रूप में होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ में ये जो है ये क्या है, हमारा अघोष वर्ण है। ठीक है, अघोष वर्ण है, इसमें जो है क, ख और प, फ ये भी अघोष वर्ण है, इनको शामिल नहीं किया जाएगा।
ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जो परिवर्तन है विसर्ग का वो कैसे हो रहा है। तो देखते हैं नि धन चित बराबर क्या हो रहा है, निश्चित। ठीक है, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो रहा है, आधे श के रूप में हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से दो धन चरित, ठीक है, विसर्ग के साथ क्या आ रहा है, च आ रहा है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, श के रूप में हो रहा है, दुश्चरित। उसी प्रकार से क्या है, नि धन छिद्र बराबर निश्चिद्र। ठीक है, नि धन छिद्र बराबर क्या हो रहा है, निश्चिद्र। जो विसर्ग का परिवर्तन है वो किसमें हो रहा है, आधा श के रूप में हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ट ठ या श के साथ अगर कहीं विसर्ग आएगा तब परिवर्तन किसमें होगा, आधा जो श है उसके रूप में होगा, श षटकोण के रूप में होगा। उसी प्रकार से ठीक है, देखते हैं धनो धन टंकार बराबर क्या हो रहा है, धनुष टंकार। ठीक है, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जा रहा है, आधा श के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से है अनुधन ठान बराबर क्या हो रहा है, अनुष्ठान। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है वो किसके में हो रहा है, आधा श के रूप में हो रहा है। ठीक है, ये नियम है कि ट ठ या श के साथ में यदि कहीं विसर्ग पहले लगा हो, ठीक, तब भी जो परिवर्तन होगा वह जो है आधा श के रूप में होगा। ठीक, षटकोण का। उसी प्रकार से बही धन षट, ठीक है, बही धन षट बराबर क्या हो रहा है, बहिष्ठ। ठीक है, बही धन षट बराबर बहिष्ठ। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आधा जो श है वह आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ट ठ के साथ या श के साथ यदि कहीं विसर्ग लगता है, मतलब विसर्ग के साथ मेल होगा, तो क्या हो जाएगा, आधा श षटकोण के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं विह धन तार बराबर क्या, विस्तार। तो त थ या स के साथ में, ठीक है, त थ या स के साथ में यदि कहीं स आता है विसर्ग के साथ तो क्या होगा, आधा स के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो विह धन तार बराबर क्या हो रहा है, विस्तार। ठीक है, उसी प्रकार से है अंतः धन थल। ठीक है, अंतः धन थल बराबर क्या हो रहा है, अंत स्थल। ठीक, विसर्ग का परिवर्तन हम किसमें कर रहे हैं, आधा श के रूप में कर रहे हैं। त थ के साथ स भी रहेगा तब परिवर्तन किसमें होगा, स के रूप में। उसी प्रकार से निह धन संदेह निस्संदेह। ठीक है, निह धन संदेह बराबर निस्संदेह, और यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन आधा श के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो आपको विसर्ग संधि में याद रखना है, जहां कहीं भी आपको आधा श शक्कर का जो है, आधा श षटकोण का, उसी प्रकार से जो है आधा स सरोते का रहेगा, तो ये क्या है, एक विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, विसर्ग का जो दूसरा नियम वो क्या कह रहा है कि स्वर के साथ में यदि विसर्ग के पहले क्या हो, स्वर हो। ठीक है, विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में भी ये स्वर हो, या फिर क्या हो, या तो स्वर हो या फिर क्या हो, तीसरा चौथा या पांचवा जो वर्ण है। ठीक है, मतलब तीसरा चौथा या पांचवा जो वर्ण है वो इसमें से कोई भी हो सकता है, उसके साथ में यदि कहीं मेल हो रहा हो तब जो विसर्ग में परिवर्तन होगा वह ओ की मात्रा के रूप में होगा। देखते हैं इसको, सिरह धन मणि बराबर क्या, शिरोमणि। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप कहीं भी क्या लिखेंगे, रा। ठीक है, रा अगर यहाँ पर है तो इसमें क्या शामिल है, हमारा अ शामिल है। यदि रा ऐसा लिखा जाता तो ये क्या है, व्यंजन है। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, स्वर के साथ क्या है, विसर्ग लगा हुआ है, मतलब विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या है, एक स्वर है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सिरह धन मणि बराबर क्या हो रहा है, शिरोमणि। उसी प्रकार से है मनः धन नीत मनोनीत। ठीक है, मनः धन नीत बराबर मनोनीत। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो ये विसर्ग है उसका परिवर्तन ओ की मात्रा के रूप में हो रहा है। ठीक है, यहाँ अधः धन गति बराबर अधोगति। ठीक है, धा में किसी मात्रा लगा रहे हैं, ओ की मात्रा लगा रहे हैं, क्योंकि विसर्ग भी किसके साथ लगा हुआ है, स्वर के साथ में यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है, और ये जो वर्ण है ये अपना कौन है, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण है। ठीक है, मतलब क्या है, घोष वर्ण है। उसके बाद देखते हैं तेजः धन राशि बराबर क्या, तेजो राशि। ठीक है, तो यहाँ पर ओ की जो मात्रा है कहाँ लगा, जो कि जाके ऊपर लगा है। ठीक है, उसी प्रकार से मनः धन रंजन बराबर क्या हो रहा है, मनोरंजन। ठीक, उसी प्रकार से जो न है उसमें क्या लगाया गया है, ओ की मात्रा लगाई गई है, मतलब विसर्ग का परिवर्तन हम किसमें कर रहे हैं, ओ के रूप में कर रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार से है तपः धन बल बराबर क्या, तपोबल। ठीक है, तपः धन बल बराबर तपोबल। तो
जो प है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊ की मात्रा लगा रहे हैं, विसर्ग का परिवर्तन ऊ की मात्रा के रूप में हो रहा है। उसी प्रकार से यशः लाभ बराबर क्या, यशो लाभ। तो जो श है, ठीक है, इसका परिवर्तन हम किसमें कर रहे हैं, मतलब विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है ऊ की मात्रा के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जहाँ कहीं भी अगर व्यंजन पूर्ण रूप में लिखा है तो उसमें क्या है, स्वर शामिल है। उस स्वर के साथ अगर यहाँ, ठीक है, विसर्ग संधि में कहीं व्यंजन लगा हुआ है तो, और इसके साथ ही साथ में जो वर्ण है पीछे का जिसके साथ मेल कर रहे हैं हम, वह तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, तो जो परिवर्तन होगा वह ओ की मात्रा के रूप में होगा। ठीक, अब नेक्स्ट नियम हम देखते हैं, नियम नंबर 3। ठीक है, तो नियम नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि ई या ऊ की मात्रा, ठीक है, ई या ऊ की मात्रा के साथ यदि कहीं र का मेल होता है, ठीक है, यहाँ पर विसर्ग तो लगा ही होगा, है ना, ई और ऊ की मात्रा के साथ यहाँ पे विसर्ग, ठीक, ई और ऊ की मात्रा के साथ विसर्ग, ठीक, प्लस र के साथ यदि कहीं मेल हो रहा हो तो जो वो है विसर्ग, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाते हैं। और जो विसर्ग है, जो मात्रा लगी होती है, मान लो ई की मात्रा है छोटी ई की, तो ई की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़े ई की मात्रा, यानी बड़े ऊ की मात्रा है, सॉरी छोटे ऊ की मात्रा है, तो मात्रा क्या हो जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा। देख लेते हैं इसको, ठीक है। निह धर रस बराबर क्या हो रहा है, निरस। निह में कैसा है, छोटी ई की मात्रा है और क्या लगा है साथ में, सॉरी विसर्ग लगा है, ठीक है। तब जब हम संधि करके लिखेंगे तब जो मात्रा है वो कैसे लिखी जाएगी, बड़ी ई की मात्रा के साथ। तो क्या होगा, निह धन रस बराबर निरस। उसी प्रकार से निह धन रमा, ठीक है, तो जो लिख के आएगा शब्द बनेगा वो क्या होगा, निर्मा। ठीक, उसी प्रकार से है, बात है धी धन रण, ठीक है, धी धन रण बराबर क्या, धीरण, ठीक है। उसके बाद है शुभ धन रमा, ठीक है, शुभ धन रमा बराबर क्या हो रहा है, शूरमा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ई की मात्रा प्लस ऊ की मात्रा के साथ में क्या है, विसर्ग लगा हुआ है, और जो हम संधि कर रहे हैं वो बाद में क्या हो रहा है, बड़े ई या बड़े ऊ की मात्रा के रूप में जो है परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब हम देखते हैं विसर्ग संधि के जो अगले और नियम हैं उन्हें। अब हम देख लेते हैं विसर्ग संधि का नेक्स्ट नियम। ठीक है, नेक्स्ट नियम क्या बोल रहा है कि ई, ठीक है, ई या ऊ की मात्रा के साथ यदि विसर्ग लगा हो और उसके बाद तीसरा, चौथा या पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा या पांचवा जो है वर्ण आए, मतलब जो है घोष वर्ण आए, इसके साथ ही साथ में य, र, ल, व, ठीक है, ये भी आए, तो जो विसर्ग है वह क्या बन जाता है, र बन जाता है। ठीक है, इसे देख लेते हैं हम एग्जाम्पल में। ठीक है, चतुर्धन भुज, ठीक है, चतुर्धन भुज बराबर क्या, चतुर्भुज। क्या हो रहा है, जो विसर्ग की मात्रा है उसका क्या बन जा रहा है, र जो है उसके रूप में मात्रा बन जा रही है, इसको हम कहते हैं रेफ की मात्रा। ठीक है, उसके बाद है दुर्धन नर्लभ बराबर क्या हो रहा है, दुर्लभ। क्या हो रहा है, दुर्धन लभ बराबर क्या, दुर्लभ। हमने देखा कि क्या हो रहा है कि तीसरा, चौथा वर्ण हो या फिर क्या हो, य, र, ल, व हो, ठीक है, ई या ऊ के बाद उसमें ई और ऊ में क्या लगा हो, विसर्ग लगा हो, तो जो हमारा विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, र की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है निह धन नय बराबर क्या, निर्णय। ठीक है, लास्ट व्यंजन में हमने देखा था कि जो न है वो आगे चल के ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो निह धन नय बराबर क्या, निर्णय। ठीक है, उसी प्रकार से है दुह धन नीति बराबर क्या, दुर्नीति। ठीक है, ऊ की मात्रा के बाद, ऊ की मात्रा के साथ में क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, और बाद में कौन सा व्यंजन आ रहा है, तीसरा, चौथा या पांचवा जो है वर्ण आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दुर्नीति। मतलब जो विसर्ग है उसका परिवर्तन किसमें कर रहे हैं हम, र की मात्रा के रूप में कर रहे हैं। उसके बाद है निह धन मान बराबर क्या, निर्माण। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। ठीक है, ई की मात्रा के साथ में क्या आया है, विसर्ग आया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा, चौथा या पांचवा क्या है, अपना जो वर्ण है, घोष वर्ण, वो आया है। ठीक है, इस कारण से निह धन मान बराबर क्या, निर्माण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं निह धन हस्त। ठीक है, निह धन हस्त बराबर क्या, निर्हस्त। ठीक है, तो
नि धन हस्त बराबर निर्हस्त। क्या हो रहा है, हम विसर्ग का परिवर्तन रेफ की मात्रा के रूप में या र के रूप में हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है धनु धन धर। ठीक है, धनु धन धर बराबर धनुर्धर। ठीक है, तो क्या होगा, जो विसर्ग है उसका परिवर्तन फिर से किसमें कर रहे हैं, हम र की मात्रा के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, अब आप विसर्ग जो संधि है उसमें एक चीज याद रख सकते हैं कि र की मात्रा रेफ के रूप में जो मात्रा लगी होगी किसी भी मतलब शब्द के बीच में, ठीक है, जैसे दुर्लभ, निर्णय, दुर्नीति, निर्माण, क्या है, निर्हस्त, धनुर्धर, दुर्जन, दुर्लभ। ठीक है, ये सारी जो रेफ की मात्रा लगी हुई हो, ठीक है, तो ये भी क्या कर सकते हैं, हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि विसर्ग संधि को हम इस तरह से पहचानें। ठीक है, खासकर जो छोटी ये छोटा ऊ के साथ जो है विसर्ग लगा हो तो हम इसको जो है विसर्ग संधि को पहचान सकते हैं, जहां पर जो है हमारी मात्रा र के रूप में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नियम क्या बोल रहा है, आ या अ से भिन्न। ठीक है, आ या आ से भिन्न मतलब आ या आ जो है स्वर नहीं होना चाहिए। उसके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे छोटा ई, छोटा ऊ या बड़ा ये आ सकता है, उसके साथ तो जो परिवर्तन होगा विसर्ग में वो कैसा होगा, श षटकोण के रूप में होगा, या फिर जो परिवर्तन है वह नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा या अपवाद के रूप में, जैसे दुख। ठीक है, दुख धन ख दुख, इसको हम क्या कर रहे हैं, जो है उच्चारण भी ऐसा ही कर रहे हैं, और जो शब्द हम लिख करके ला रहे हैं, जो संधि विच्छेद से संधि हो रहा है वो भी कैसा है, दुख। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद देखते हैं निह धन कपट बराबर निष्कपट। आई छोटी ई की मात्रा, इसके साथ क्या है, मतलब ये भिन्न स्वर है ना, आ और आ से भिन्न है, इसके साथ में क्या है विसर्ग प्लस क्या है कपट, तो क्या निष्कपट। उसी प्रकार से निह धन प्राण बराबर क्या, निष्प्राण। ठीक है, उसी प्रकार से निह धन फल बराबर निष्फल। उसके साथ ही साथ निह धन क्रिय बराबर निष्क्रिय। ठीक है, उसके साथ में निह धन पक्ष बराबर निष्पक्ष। ठीक है, तो कभी भी छोटी ई छोटा ऊ के साथ विसर्ग लगा हो और बाद में क ख, ठीक है, बाद में क्या है अपना क ख या प फ आए तो जो अपना विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, श षटकोण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं या फिर कहीं पर परिवर्तन नहीं भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम क्या बोल रहा है कि अ या आ के साथ, ठीक है, अ या आ के साथ में जो है विसर्ग लगा हो और साथ में क्या है क ख प फ। ठीक है, क ख प फ, तो जो विसर्ग है उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, स के रूप में हो जाता है। यहाँ पर कौन सा स है, स सरोते का। यहाँ पर कौन सा स था, श षटकोण का। यहाँ पर मात्रा कौन सी लग रही थी, भिन्न। यहाँ पर क्या आ रहा है, जो वहां पर छोड़ा गया था अ और आ। ठीक है, तो इसके साथ में यदि क्या आ और आ के साथ विसर्ग लगा हो और साथ में हो क ख प फ, ठीक है, तो परिवर्तन किसमें हो जाता है, स सरोते के रूप में हो जाता है, या फिर जो है जो विसर्ग है उसका परिवर्तन नहीं भी होगा। ठीक, देख लेते हैं इसको, भा धन कर। ठीक है, भा धन कर बराबर क्या है, भास्कर। उसी प्रकार से भा धन पति, भास्पति। ठीक है, भा धन पति बराबर भास्पति। उसी प्रकार से वनः धन पति, वनस्पति। उस प्रकार से है पुरः धन कृत बराबर पुरस्कृत। तो आप यहाँ पर नोटिस करे होंगे कि ये जो विसर्ग है उसका वो जो है परिवर्तन किसमें हो रहा है, आधा स के रूप में हो रहा है। ठीक है, सभी जगह पे विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो रहा है, आधा स के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये याद हो गया कि हम कैसे करेंगे। जब आ या आ के बाद यदि कहीं विसर्ग आता है, विसर्ग के साथ में क ख प फ हो, ठीक, तो हमारा जो विसर्ग का परिवर्तन है वो स सरोते के रूप में हो जाता है। ठीक, अब इसके थोड़े से जो परिवर्तन नहीं होते उनको भी देख लेते हैं। तपह धन पूत बराबर तपह पूत। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग का क्या नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आए हैं। उसी प्रकार से पयः धन पान बराबर पयः पान। ठीक, सेम है यहाँ पर भी, पयः पान पयः पान। ठीक है, ये भी क्या है, सेम है। उसके बाद प्रातः धन काल। ठीक है, हम उच्चारण भी ऐसा ही करते हैं और लिखते भी हम इसी प्रकार है, हलंत के विसर्ग के साथ ही। उसके बाद है अंतः धन करण बराबर अंतःकरण। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा विच्छेद है वो भी विसर्ग के साथ है,
हमने जो संधि किया वो भी क्या है, बिल्कुल विसर्ग के साथ है। उसके बाद है अधः धन पतन बराबर क्या है, अधः पतन। सेम हो रहा है, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से मनः धन कामना, मनः कामना, ठीक है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है 3 और नियम है हमारे किसके, विसर्ग के, जिसमें जब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अ और आ से भिन्न रहेगा, मान लो छोटा ई छोटा ऊ रहेगा, प्लस साथ में क्या रहेगा क ख प फ, ठीक है, तो परिवर्तन किसमें होगा, ष षटकोण के रूप में होगा, विसर्ग का परिवर्तन, या फिर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे दुख, ये क्या है, एक अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं। उसके बाद जो नियम है उसमें क्या बोल रहा है, इसमें हम दोनों स्वर को ला रहे हैं, अ और आ के साथ विसर्ग हो और साथ में क ख प फ, ठीक है, तो परिवर्तन किसमें होगा, स सरोते के रूप में होगा, या फिर जो है परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातःकाल, अधः पतन, पयः पान, ये सभी क्या है, इन दोनों के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद इस नियम में क्या है, इस नियम में है कि ई और ऊ के साथ यदि हलंत लगा हो, ठीक है, ई ऊ के साथ हलंत लगा हो और चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा य ल व हो, ठीक है, तो हमारा जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, र की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने विसर्ग संधि के सारे नियम पढ़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।